Welcome everyone. You are watching Drive to Chill on YouTube. इस वीडियो में जनाब मैं जर्मनी का जो शहर है फ्रैंकफर्ट का एरिया उसको कहना चाहिए, एशबॉर्न का जो इलाका है वहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ और प्लान ये है कि मैं जाऊँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से होता हुआ डार्मस्टैट की तरफ। तो डिपेंड करता है कि वीडियो की लेंथ कितनी लंबी होगी, तो हो सकता है मैं कुछ उससे पहले स्टॉप कर दूं या इस तरह चलता रहे आगे। तो एनीवेज ये जो इलाका है ये तकरीबन सारा ही इंडस्ट्रियल एरिया बनता है एक तरह से। इसमें यह है कि बड़े बड़े बैंक्स की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बड़े बड़े बैंक्स हैं यहाँ पे, और फिर जो फ्रैंकफर्ट की जो नई स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इसी जगह पे ही है, एशबॉर्न के एरिया में। वो दरख्तों के पीछे ब्लैक सी बिल्डिंग है, शायद नज़र आए। तो दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे LG है, सैमसंग है और इस तरह की बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा आगे जाएँ तो फिर मतलब और भी कंपनीज हैं। खैर इसका एक अलग से ट्रिप बनेगा। तो आज ये है कि जी ट्रैफिक ज़रा कम है, सुकून का माहौल है ज़रा, और दूसरा ये है कि ये तकरीबन जनवरी का तीसरा हफ्ता बनता है 2026 का। सॉरी, मैं उसमें देख रहा था कि मुझे कौन सा रूट लेना चाहिए और इस तरह से। तो एशबॉर्न जो है वो फ्रैंकफर्ट की नॉर्थ वाली साइड बनती तकरीबन, और इसी वजह से डार्मस्टैट जो है वो फ्रैंकफर्ट के साउथ में है, तो मैं साउथ वाली डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा हूँ। और फ्रैंकफर्ट से निकलते ही उसके बाद फिर एयरपोर्ट आता है और इस तरह से फिर आगे स्टोरी चलती है। तो इस वक्त हम लेंगे जी ऑटोबान, या जो इनकी सुपर हाईवे मोटरवे जो है A5, और ये सेम जो है मोटरवे जो कनेक्ट करती है साउथ की डायरेक्शन में बाज़ल शहर के साथ जाके। तो बाज़ल वो सिटी है जो बेसिकली 3 मुल्कों के अंदर आता है। इसमें स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है ऑब्वियसली, और फिर फ्रांस का कुछ एरिया आता है। और उन्होंने शहर में वैसे एक पॉइंट भी बनाया हुआ है जो आप जिसको विज़िट कर सकते हैं और तीनों मुल्कों की सरहदों को एक टाइम में टच कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो पॉइंट भी, मतलब उसकी अपनी एक अट्रैक्शन है। तो एनीवेज ये वाली जो है मोटरवे ये जी A5 है। इस वक्त तो खैर अगर आप देखें तो शायद बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा हो, तो उसमें यह है कि 120 की इन्होंने स्पीड लिमिट रखी हुई है, क्योंकि कोई मुझे लगता है थोड़ा सा रश हो शायद, जिसकी वजह से इन्होंने स्पीड लिमिट की हुई है। वरना ये जो है ऑटोबान A5 का ये जो हिस्सा है, इसमें आप जितनी आपके पास गाड़ी तेज़ जा सकती है और जितनी आपके पास जगह है तो उतनी आप गाड़ी तेज़ चला सकते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। और इस तरह बहुत सारे सेक्शन हैं मोटरवेज के जिस पे आप एक्चुअली काफ़ी तेज़ चला सकते हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है जर्मनी में बेसिकली। बाकी मैंने अभी तक ऐसा कहीं नहीं देखा कि मतलब यूरोपियन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी कि जहाँ पे ऑफिशियली आपको अलाउ हो कि आप जितना तेज़ चला सकें उतनी तेज़ ड्राइव करें गाड़ी को। तो बहरहाल यहाँ से तकरीबन फ्रैंकफर्ट का सारा ये एरिया लेफ़्ट साइड पे हमारे आता है, राइट साइड पे भी कुछ इलाके हैं इसके।
लेकिन जो मेन जो शहर है डाउनटाउन जो उसका एरिया बनता है जहाँ पे वो सारी स्काई लाइन है, स्काई स्केपर हैं, वो हमारे लेफ़्ट साइड पे आते हैं। वैसे तो जब आप ऑटोबान से ऐसे जा रहे होते हैं तो आपको सिंधी इतनी अच्छी नहीं मिलती। उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपने सिंधी इंजॉय करनी हो तो ज़ाहिर उसके पास आपके पास टाइम भी होना चाहिए। तो लेकिन बहरहाल उसमें यह है कि आप नॉर्मल जो इनकी हाईवे है ना, जो इंटरस्टेट रोड होती है, वो सबसे बेस्ट रहती है। उस पर आप बेसिकली नेचर को भी इंजॉय करते जाते हैं और इसके अलावा जो छोटे छोटे शहर आते हैं बीच में, इनके टाउन आते हैं, गांव वगैरह आते हैं, वहाँ से गुजरते हुए आप जाते हैं, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब बंदे जब ड्राइव पे, मैं तो खैर ड्राइव कर रहा हूँ, ट्रैवल पे नहीं निकला हुआ, अगर बंदा ट्रैवलिंग पे जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें भी बंदा से इंजॉय कर सकता है। तो इस वक्त जनाब हम क्रॉस कर रहे हैं जो मेन रिवर है फ्रैंकफर्ट का, जो फ्रैंकफर्ट के दरमियान से एक दरिया गुजरता है, उसका नाम है मेन या माइन एक्चुअली जनरल लैंग्वेज में। तो उसका ब्रिज हमने अभी क्रॉस किया है और क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड पे जो सारी जो फ्रैंकफर्ट का दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है नीदरलैंड वाला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, काफ़ी फेमस कंपनीज हैं उधर। बेसिकली हम फ्रैंकफर्ट के दूसरे कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं। सारा शहर बिल्कुल एक साइड पे रह जाता है। तो ये ऑटोबान या इनकी जो मोटरवेज़ हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है और इनकी मोटरवेज़ पे कोई सिग्नल नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है, एग्जाम्पल जो होता है मतलब ट्रैफिक सिग्नल जो होता है वो नहीं है। जर्मन लैंग्वेज में ट्रैफिक सिग्नल को अम्पल कहते हैं और वो कहते हैं कि ये मेल होता है अम्पल। इन्होंने वैसे इनकी जो लैंग्वेज है उसमें इन्होंने जेंडर आर्टिकल्स रखे हुए हैं जिससे हर चीज़ को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेल है, फीमेल है, कि ये न्यूट्रल है। तो एनीवेज ये ऑटोबान 5 है। अगर यहाँ से हम लेते हैं ऑटोबान 3 या जो इंटरस्टेट रोड जो है 43 आगे जाके, तो फिर हम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट को विज़िट कर सकते हैं। बट वी डोंट नीड दैट राइट नाउ, सो आई नीड टू बी इन डार्मस्टैट एट सम टाइम। मुझे 10 मिनट डार्मस्टैट में होना है, थोड़ा काम होगा। एक अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ऑटोबान मतलब A5 से गुजरते हुए जब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के पास आते हैं ना, फिर आपको ये प्लेन लैंड करते हुए नज़र आते हैं। बास का A380 है, वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर से गुजर रहा होता है। तो उसकी टाइमिंग्स हैं, अगर आप वो उसमें उसको कर लें तो बड़ा ही मतलब वो क्या कहते हैं कि यूनिक व्यू बनता है। जैसे भी एक एयरबस A320 उसने लैंड की है। तो पहले मुझे भी प्लेन का अंदाज़ा नहीं होता था, तो बड़े छोटे का तो पता लग जाता था कि ये 4 इंजन इसको लगे हैं या 2 इंजन्स लगे हुए हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ थोड़े उनको शूट करते करते अंदाज़ा हो गया कि इसका मॉडल कौन सा है। तो कह लें कि 80% मतलब मैं ईज़िली रिकग्नाइज़ कर लेता हूँ कि कौन सा प्लेन जा रहा है और उसका कौन सा मॉडल हो सकता है। तो नॉर्मली ये ब्रिज है, इसको मतलब वॉक करके आके क्रॉस करता हूँ मैं और राइट साइड पे इसके व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो वहाँ खड़ा होकर बंदा आराम से शूटिंग कर सकता है। उसी के साथ भी राइट साइड पे वो मोनूमेंट्स बनी जहाँ पे 2 पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के 2 जहाज़ खड़े हुए हैं, बेसिकली अमेरिकन्स की हैं। तो
जहाज़ों ने बेसिकली सर्व किया था अपना पर्पज़ कि वो सप्लाइज़ वगैरह ड्रॉप करते थे या फ्रैंकफर्ट से फ्लाई करके बर्लिन जाते थे, वहाँ सप्लाइज़ ड्रॉप करके तो फिर वापस आ जाते थे। तो उसमें यह था कि बर्लिन क्योंकि सारा वो कब्ज़ा हो गया था रशिया का और इस तरह से कुछ स्टोरी थी उसकी, तो सारा वो मतलब ना एक्सेसिबल नहीं था रोड के साथ या किसी और तरीके से, सिर्फ आप हवा से कोई चीज़ें ड्रॉप कर सकते थे इस तरह से। जो ज़ाहिर है इनकी आर्मी भी फंसी हुई थी वहाँ पे, तो इनके लोग भी फंसे हुए थे, तो सबको उन्होंने रोटी पहुँचानी थी बेसिकली।
जर्मनी में कहीं रहते हैं, यहाँ पे मूव होते हैं किसी वजह से या पढ़ते हैं, तो आपके बड़ा काम है कंट्रोल हर चीज़ में होते हैं यहाँ पे। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं ट्रेन से, बस से, तो उसमें भी मतलब वो टिकट चेक करने को भी ये कंट्रोल ही कहते हैं। तो ये सारा कुछ चलता है उसमें। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब ज़हन में रखनी चाहिए। तो वेलकम बैक। जी जनाब, मुझे कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा, तो मतलब रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ी। तो हम सेम रूट पे हैं A5 के ऊपर, और फ्रैंकफर्ट से हम तकरीबन आ रहे हैं और डार्मस्टैट जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है मैं एग्जिट लूँगा वाइटस्टाड का, तो ये नज़दीक पड़ेगा मुझे। वैसे आप डार्मस्टैट जो सिटी सेंटर है वो भी ले सकते हैं, उसका भी एग्जिट, बट मेरे केस में ये ज़्यादा सही रहेगा। नोटिस करें तो सामने ट्रकों की एक्चुअली रेस हो रही है रेस सिर्फ ये होती है कि वो जा रहा है 100 पे, तो वो या 90 पे होगा और दूसरा होगा तकरीबन 92 या 95 पे क्योंकि वो लिमिट होती है, चेक होता है मतलब, तो उसमें फिर अगर ये ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से सेम वे में आगे जैसे नीला बोर्ड है और इसके नीचे येलो नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम इंटर स्टेट रोड एग्जिट लेंगे, जो 42 नंबर है यहाँ पे। एक चीज़ है कि जब आप जर्मनी में रहते हैं तो आपकी इंग्लिश 100% बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है, ख़राब होती है, क्योंकि या मतलब वो वर्ड आपको सिमिलर लगते हैं लेटर्स लिखे हुए हर चीज़, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत फ़र्क होता है। और फिर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमारी ज़ुबान में उसका बड़ा अजीब सा मतलब बनता है, लेकिन इनकी ज़ुबान में बड़े नॉर्मल से हैं, और कुछ इनके नॉर्मल वर्ड हैं जो हमारी ज़ुबान में बड़ा अजीब सा वर्ड मतलब उसका मतलब बनता है। तो जो लैंग्वेज का म्यूज़िक होता है वो काफ़ी फ़र्क है। आई थिंक जब मैं नहीं आया था मुझे लगता था कि जैसे ये पश्तो टाइप की कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो लेकिन ये है कि जब आप इस सिस्टम में रहना शुरू होते हैं, उसको यूज़ हो जाता है, फिर आपको लगता है कि इट्स नॉर्मल थिंग। और इसी तरह से जब आप दूसरी जैसे इटालियन सुने या कोई और मतलब जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं, स्वीडन या डेनमार्क, इस तरह उनकी लैंग्वेज सुने तो वो आपको काफ़ी अजीब लगती है। जो सबसे क्लोज म्यूज़िक है जर्मन लैंग्वेज का वो है बेसिकली डच के साथ, जो नीदरलैंड में बोली जाती है। तो उनकी लैंग्वेज अगर आप जर्मन से यूज़ टू हैं और नीदरलैंड की अगर लैंग्वेज सुने तो आपको लगेगा यार ये तो मजाक चल रहा है सारा। तो उनका म्यूज़िक काफ़ी ना वो लगता है, डिफरेंट लगता है। यानी कि लैंग्वेज कोई अच्छी बुरी होती है ऐसा नहीं है इसमें कोई, इसमें यह है कि आप किस तरह के लैंग्वेज म्यूज़िक के साथ यूज़ टू हैं। तो जिस कल्चर में आप होते हैं वो फिर आपको नॉर्मल लग रहा होता है, या जिस लैंग्वेज में आप होते हैं वो आपको वैसे लग रहा होता है। लेकिन जब कंपेयर करती हैं तो उसमें फिर आपको थोड़ा फ़नी लगता है, बाज़ का बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि ये कैसे कर रहे हैं सारा। जैसे फ्रेंच है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे एक्सपीरियंस में है कि कोई फ्रेंच अगर कोई जैसे कोई फ़ीमेल आवाज़ में आप सुने तो आपको काफ़ी वो प्लेजेंट लगेगी। अगर आप मेल आवाज़ में सुने तो आपको बिल्कुल उसका वो मज़ा नहीं आता, वो आपको लगता है थोड़ी अजीब सी है। तो या इवन जैसे आप फ़ारसी सुने तो फ़ारसी में भी होता है कि कोई बंदा बोल रहा हो तो वो बड़ा अजीब लगता है, वही अगर एक औरत बोल रही है तो काफ़ी वो आपको प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। जैसे पंजाबी फॉर एग्ज़ाम्पल, सारी फीलिंग्स आप बड़े इत्मीनान से डीप लेवल पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि दूसरों को लग रहा होता है कि भाई इनकी अपना लड़ाई होने लगी है या ये बंदा गुस्से से गया। तो खैर, तो ये छोटा सा पैच था वाइटस्टाड का जो हमने एक्चुअली क्रॉस किया, और अब हम एंटर हो गए हैं
डार्मस्टेड में, और सेम जो राइट साइड पे वो है हमारे फिर इनका जो क्लीनिंग का जो होता है, वाटर क्लीनिंग का प्लांट जो है वो लगा हुआ है। तो इनका ये एक मेन रूल है कि आप जितना भी जो सीवेज का वाटर है या जो आप अपना इस्तेमाल करेंगे जो भी होगा, या बारिश का पानी भी होगा, वो सारा साफ़ फिल्टर करके ये दरिया में फेंकेंगे, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसमें कूड़ा वूड़ा कुछ भी नहीं रहता। और कुछ प्लांट फिर इन्होंने इस तरह के लगाए हुए हैं जिसमें वाटर को ये रिसाइकिल करके दोबारा रीयूजेबल बनाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मतलब मैं जर्मनी में काफ़ी शहरों में कुछ अर्से के लिए रहा हूँ, काम की वजह से, कभी पढ़ाई की वजह से, इस तरह। तो उसमें फ्रैंकफर्ट मुझे पहले अच्छा लगता था, लेकिन फ्रैंकफर्ट में रहता भी रहा हूँ मतलब 2009 तक के 10 तक तकरीबन। तो उसके बाद फिर मैं डीबुर कुछ अर्सा रहा था पढ़ाई के लिए, और फिर डार्मस्टेड मूव हो गया था। तो बाहर डार्मस्टेड मुझे काफ़ी बेहतर लगा है, काफ़ी रीज़नेबल सिटी लगी है। शायद इस वजह से कि भी थोड़ी अब यहाँ आदत होगी रहने की, थोड़ा ज़रा वो आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो ये भी हेल्पफुल होता है वैसे। और दूसरा ये कि फ्रैंकफर्ट में रश बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं म्यूनिख में भी रहा हूँ तो वहाँ पे भी बहुत रश था, बर्लिन में बहुत रश, हम्बर्ग में बहुत रश। तो आपका वो ना दिल नहीं करता, मतलब वो इतना रश देख देख के बंदा कहता है यार मैं किधर फंस गया। तो उसमें फिर ये है कि जैसे डार्मस्टेड है, इसमें भी थोड़ा बहुत रश है, लेकिन आपके पास थोड़ा ना फिर भी वो ब्रीदिंग स्पेस है, मतलब आप थोड़ा ना इजीली मूव कर सकते हैं। फिर शहर इतना बड़ा नहीं है, आप 10-15 मिनट 20 मिनट में बस, ट्रेन, कार से कहीं पे भी पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो वैसे तो बेस्ट ये है कि अगर वेदर सही हो, फॉर एग्जांपल समर जैसे होता है, तो उसमें आप बिल्कुल अपने बाइसिकल से जाएं या इलेक्ट्रिक जो स्कूटी वगैरह होती है, आइडियल है वैसे। मेरा वैसे प्लान बना है 1-2 दफ़ा कि वो होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये है कि बस बंदा कहता है कि फिर सही। लेफ्ट साइड पे हमारे वो ग्रिड स्टेशन है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है हैवी लाइन से दूसरी लाइंस के अंदर सेक्शंस में। और उसकी फिर बैक साइड पे वो मेरिक कंपनी है, और राइट साइड पे भी मेरिक कंपनी है। तो मुझे पता है कि आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, मतलब शायद आपसे ये डायरेक्ट चीज़ें लिंक ना हो, लेकिन उसमें ये होता है कि किसी पॉइंट पे जाके अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं तो आपका माइंड मैप क्रिएट होता जाएगा, आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी थोड़ी हेल्पफुल होती जाती है। और कभी आपका मतलब चांस बने डार्मस्टेड को विज़िट करने का, तो आपको आसानी रहेगी इस तरह से। बाकी आपको अंदाज़ा होता रहता है कि एक्चुअली यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और किस तरह से चीज़ें चलती हैं। कभी आप नोट कीजिएगा जैसे इनकी ट्रैफिक है ना, मतलब फ्लो होती है, जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं स्ट्रीट के ऊपर ट्रैफिक के हवाले से, इस तरह, क्योंकि ये सारी शेयर्ड स्पेस है और हर बंदे को इक्वली यूज़ करनी होती है। तो इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा होता है कि एक मुल्क जो है उसमें जो लोग रह रहे हैं या एक जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनका एक्चुअल माइंडसेट कैसा है। वो स्ट्रीट पे या रोड पे जिस तरह रिएक्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी रूटीन में भी वैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये एक बड़ी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, या मतलब जो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन भी ऐसी होगी जिसमें आपको अंदाज़ा रहेगा। तो बहरहाल राइट साइड पे हमारे फिर वही बर्गर पार्क का एरिया आ जाता है, और जब हम ये क्रॉस करेंगे तो
आगे जाके लेफ़्ट होंगे तो फिर हम डार्मस्टेड का जो एरिया है क्रानिशटाइन का, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे जाके फिर मैं वीडियो को स्टॉप कर दूँगा। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लेकिन बहरहाल A to B स्टार्ट टू एंड होना चाहिए कुछ ना कुछ। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता असल में। अगर फ्यूचर में टाइम हो, मतलब सारा कुछ, तो फिर मैं ज़ाहिर है एडिट करके उसको प्रॉपर तरीके से डालूँ। अभी तो ये होता है कि जो ये डैश कैम में से मैंने मतलब एक्शन कैम में यूज़ करूँ डैश कैम के तौर पे, तो उससे मतलब रिकॉर्ड हो जाती है दोनों चीज़ें, और उसके बाद फिर वैसे ही फिर उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो काफ़ी टाइम बच जाता है इसके अंदर। लेफ़्ट साइड पे तकरीबन सारी आबादी है, और राइट साइड पे फिर ये फॉरेस्ट का एरिया है। ये वाला सेक्शन परिंदों का है। समर में कभी आप सुबह के टाइम वॉक करने हैं तो आपको इतने प्यारे प्यारे परिंदे यहाँ नज़र आते हैं। और इसके बाद जब हम क्रॉस करके आगे जाते हैं फिर वो नॉर्मल इनका जो फॉरेस्ट का एरिया है वो शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर मैसल और डीबुर्ग ओबरवुड वो वाला सारा आ जाता है। तो ये है स्टोरी कहानी की। एक्सक्यूज मी। पिछले दिनों वैसे काफ़ी यहाँ पे स्नो पड़ी है, तो बीच में अब 1-2 दिन से बारिश हुई है, तो सारी स्नो जो है वो गायब हो गई है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखा करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले नहीं किया हुआ। तो बाकी है कि अपने कमेंट्स वगैरह लिखा करें, थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मतलब कुछ ऑडियंस है जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, वो तकरीबन डेली देखते हैं वीडियो, कमेंट भी करते हैं, तो अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ के, उनको फिर बंदा रिप्लाई करता है, तो वो एक कम्युनिकेशन से बन जाती है। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।